ईद कैसे मनाते हैं? बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है? थोड़े से ही पैसे मिलते थे और वालदैन के साथ ईद का अपना ही मज़ा है। अच्छा खाने मिलते थे। पहले तो हम मेरे वालदैन जब करते थे तो भाई शाही सिर्फ दुम्बा शुम्बा या बकरे करते थे, लेकिन मैं 2 ऊँट करता हूँ। कुछ ऐसी मेरी सोच बनती है। मेरा कोई रूहानी सिलसिला नहीं। मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। इनके पास क्या है, एक भुट्टो के नाम और माँ की लाश। आज मुर्तज़ा भुट्टो को सारे लोग भूल गए हैं। खान ने अपने फ़ैसले खुद किए हैं। मैं किसी मशीर को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ख़ान और आप देख रहे हैं बड़ी ईद का स्पेशल शो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद की खुशियां मुबारक हो। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, हमें देख रहे हैं, वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा देख रहे हैं, सबको ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। अच्छा, बड़ी ईद है, कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी की ईद हमें बहुत कुछ सिखाती है, पैगाम देती है और सेक्रीफाइस सिखाती है। लेकिन क्या हम इससे कुछ सीख पाते हैं या ये दिन आता है और चला जाता है? हम सिर्फ कुर्बानी करते हैं, बकरा लेकर आते हैं, जानवर लेकर आते हैं, गाय लेकर आते हैं, उसको ज़बा करते हैं, प्रैक्टिकली हम उसको प्रैक्टिस में लेकर आते हैं या फिर नहीं लेकर आते हैं। अच्छा, हर ईद पे सवाल पूछे जाते हैं, प्रोग्राम्स भी आप देखते हैं, लेकिन हम आगे जाके इस पे कितना अमल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मेरे ख्याल से मैं अपने आप से तलाश करने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगी। बड़ी ईद है और बड़े मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी एक अपनी पहचान है, इनका अंदाज़े बयां है, बहुत ही प्यारी शख्सियत, सियासत का एक बड़ा नाम। अच्छा, अपनी पेश गोइयों के हवाले से बड़े मशहूर हैं, बड़ी शोहरत रखते हैं कि प्रेडिक्शंस दे देते हैं। शेख रशीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक रिवायती सा सवाल जो कि ईद शो के आगाज़ में होता है कि जी ईद कैसे मनाते हैं? बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है? देखिए जी, बचपन की ईद तो कोई ऐसी नहीं होती थी। थोड़े से ही पैसे मिलते थे और वालदैन के साथ ईद का अपना ही मज़ा है। सवियाँ और नमाज पढ़ के आओ और अच्छा खाने मिलते थे। अब तो बस गुजारा ही है। अब गुजारा मिस करते हैं उन चीज़ों को? नहीं, मिस भी नहीं करता। क्या जायका हर तरह के हालात में आप एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, इंसान की शायद नफ्सियात ऐसी होती है शेख साहब, के इंसान एडजस्ट होता जाता है हालात के मुताबिक, तो आप भी हालात के मुताबिक एडजस्ट हो गए। अच्छा, जो बड़ी ईद होती है उसका एक मकसद होता है कि कुर्बानी, जो जितनी भी इबादत हैं उनका भी कोई ना कोई मकसद होता है। हर इबादत की एक रूह होती है कि आपको कुछ सिखाया जाता है। तो बड़ी ईद का मकसद ये होता है कि कुर्बानी है, हमने कुर्बानी करनी, उन लोगों का ख्याल करना है जो पूरा साल गोश्त नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा ट्रेंड है कि बहुत से लोग कुर्बानी करते हैं और फ्रीज़र भर लेते हैं, पूरा साल आपको नहीं मिलना, फिर उससे तो वो उसका क्या फ़ायदा? फिर उससे मुहर्रम की हलीम भी बनाते हैं। देखिए ना, ये क्या, मैं चाहती हूँ ज़रा खुलकर इस पर आज आप बात करें। मैं क्या बात करूँ जी, ईद गोश्त देखें, गोश्त बांटना भी चाहिए और एक जो आपका हिस्सा है वो उतना रख के, जो इस्लाम और सुन्नत इब्राहिमी है ये। और पहले तो हम मेरे वालदैन जब करते थे तो भाई शाही सिर्फ दुम्बा शुम्बा या बकरे करते थे, लेकिन मैं 2 ऊँट करता हूँ। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश होती है ये माँ बाप की कुर्बानी हो। मैंने कुर्बानी अभी थोड़ा और ख़ुद कुर्बानी ख़रीदता हूँ हमेशा, बचपन से लेके। अच्छा, मैं ये पूछने जा रही थी आपसे, आपने खुद ही बता दिया। अच्छा, मैं यही जानना चाह रही थी कि आजकल लोग क्या करते हैं कि जी इतनी मसरूफियत हो गई, भाई हम बहुत बड़े बन गए हैं, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं, तो कुर्बानी का जानवर एक दिन पहले लेकर आते हैं। और वो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है, कुर्बानी का जानवर भी नहीं लेते, बुकिंग करवा देते हैं, वहाँ से खुद ही कुर्बानी आ जाती है, ऑनलाइन बकरा मिल जाता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ का एक मकसद होता है, जब आप एक जानवर को लेकर आएंगे, उसको पालेंगे, आपकी उसके साथ अटैचमेंट होगी, इमोशनल अटैचमेंट होगी, फिर जब आप उसको ज़बा करेंगे, फिर वो जो एक तकलीफ़ होगी या वो एक आप जिस चीज़ से गुजरेंगे। नहीं, मैं शुरू से, हालांकि मेरी माँ नहीं चाहती थी जब मेरे भाई लेने जाते थे, क्योंकि मैं रंगों को, खूबसूरती को देखता था। तो हम शेख हैं, हम ज़रा देखते थे गोश्त किस में ज़्यादा है ये। सो मैं मैचिंग करता था, 2 दुम्बे लेते थे उस वक्त, क्योंकि दुम्बे का रंग ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरती अच्छी हो और मैचिंग हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अब भी मैं खुद जाता हूँ, खूबसूरती को ज़्यादा अहमियत देता हूँ। इसका मतलब है कि आपकी एस्थेटिक सेंस भी बहुत अच्छी है। हाँ, मैं इस बात से साइकोलॉजिकल एक जो जानवर अच्छा लगे उसको ख़रीदता हूँ। अच्छा, वैसे इससे एक और भी निकलता है सवाल कि कई बार हम ज़ाहिरी शख्सियत देख रहे होते हैं, खूबसूरती देख रहे होते हैं, लेकिन अंदर बड़ी मैल भरी होती है। तो अंदर का तो मुझे पता नहीं है। ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को, इस अंसर को रखते हैं, मलूज़े नहीं, मैं ग्रीनरी का, पहाड़ों का हुस्न परस्त हूँ। ठीक है। और कुर्बानी में ख़ुद ख़रीदने जाता हूँ, लेकिन अभी भी।
ठीक है। और वो पहले खरीद लेते हैं या फिर ईद से एक दो दिन पहले? ठीक है, मतलब मंडी में खुद जाते हैं खुद। अच्छा, फिर वहाँ जिससे आप खरीदते हैं बड़े एक्साइटेड होते हैं? मंडी के जो पुराने लोग हैं ना, मंडी में आने वाले भी पुरानी पार्टी हैं। अच्छा, तो वो भी फिर समझ जाती हैं कि इसने भाव ताव करना है और इस अच्छा, मुझे अच्छा कम करवाते हैं फिर आप कहते हैं मुझे अच्छा लगता है बार्गेन करना, अच्छा उनके साथ रेट तय करना और पहले जानवर पसंद करना फिर उनके साथ रेट तय करना, दोनों मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो नहीं होता कि शेख साहब को देख के रेट बढ़ा देते हो कि ये भी शेख साहब आ गए हैं? लोगों के जहन में अमूमन एक तासुर होता है कि सियासतदान है या कोई बड़ी शख्सियत है, उनके पास बड़े पैसे होंगे, या इन्होंने कौन सा रेट मैं क्योंकि ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ तो ऊँटों के लाने वाले भी महदूद होते हैं, तो सौदा जल्दी ही हो जाता है, कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, खरीदार यानी कम होते हैं तो जल्दी सौदा हो जाता है। अच्छा, लोग एक्साइटेड होते हैं कभी कि अच्छा शेख साहब खुद मंडी में आए हुए हैं, तो लोग आते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं। सेल्फियाँ लेते हैं, टीवी कैमरा वाले होते हैं, ठीक है, ठीक तो है, वो भी कवरेज जो। अच्छा, टेक्नोलॉजी से कितने फैमिलियर? सेल्फी से याद है कि बहुत से लोग होते हैं जो आपके एज ग्रुप में होते हैं, तो वो कहते हैं हमें इतने अच्छे वाले फ़ोन यूज़ करने नहीं आते या हमें इतना टेक्नोलॉजी का नहीं पता चलता, तो स्टाफ के लोगों को कहा जाता है ये बताओ कैसे होगा। मैं उन्हीं को कहता हूँ। अच्छा, आप भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है और जो आपका एक ज़माना था, बड़ा सादा ज़माना था, बच्चे खेलते थे, कुछ ऐसी गेम्स होती थी जिसमें मेरे ख्याल से आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, अब बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर, उनकी आई साइट भी वीक हो रही है, उनकी ज़हनी जो नशोनुमा है वो भी किसी हद तक रुक गई है। तो आपको लगता है कि ये जो एक चेंज है ये पॉजिटिव तो होगा किसी हद तक, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव भी है? ज़हनी तौर पर मैं वैसे ही मोबाइल के खिलाफ हूँ, मुझे बड़ी कोफ्त होती है। मुझे कोई ज़रूरी मोबाइल एमरजेंसी, अमेरिका में, या अमेरिका की तो नहीं मैं बात करता, ब्रिटिश की करता हूँ, वहाँ लोगों ने होटलों के बाहर लिखा हुआ है जो अच्छे होटल हैं कि सेल फोन्स नॉट अलाउड, वहाँ वो नहीं होटलों में जाने देते सेल फोन, उन्होंने नीचे खाना बनाया होता है। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता लोग हर वक्त फ़ोन पे लगे रहते हैं। अच्छा, उसकी वजह से आपको लगता है लोगों की ज़ाती जो नहीं फालतू इफेक्ट होती है? कोई लोगों के पास बहुत फारग टाइम है, वो उस फ़ोन ही, अगर एक दिन 9वीं 10वीं मुहर्रम को ऐसे लगता है क़यामत आ गई है क्योंकि फ़ोन बंद है। एग्जैक्टली, कि फ़ोन के बगैर तो फिर आ ही नहीं सकते जैसे फ़ोन बंद है। और कई लोग ऐसे हैं लाहौर मोटरवे पे भी चढ़े होते हैं और फ़ोन कर रहे होते हैं, और जहाँ सिग्नल वीक हो जाते हैं, कलर का हार आ रहा है, कहीं यहाँ पे सिग्नल बंद हो गया, अब टेंशन पड़ गई कि सिग्नल क्यों बंद हो गए। अच्छा शेख साहब, एक और टेंशन से मेरे ख्याल से आप बचे हुए, क्योंकि अब जो मोबाइल फ़ोन है ना, घर में बेगमात कहती हैं कि जी ये मोबाइल फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, मेरा टाइम जो है वो आप किसी और को दे रहे हैं, ये टेंशन शेख साहब की ज़िंदगी में नहीं है, तो इस पे नहीं है। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ी खुद मुसीबत है। जो बेगम नहीं है, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ कि वो आपसे, आप पे नज़र रखने वाला कोई नहीं, तो वो तंग कोई नहीं करता? नहीं, हमारे कई दोस्त हैं ना, शाम को उनको फ़ोन कॉल आ जाती है, ज़रा देर होती है जी, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि यार तुमने अपनी ज़िंदगी क्या किस मुसीबत में डाल रखी है कि होते वो भी टेंशन, लेकिन वो बच्चों की वजह से, औलाद की वजह से उनका सिलसिला चला रहता है। और फ़ोन जो है, अरे टेंशन अभी बेगम को बोला है, फ़ोन को बोला अभी? फ़ोन को। अच्छा, फ़ोन को बोला। अच्छा, बेगम टेंशन होती है बाय द वे आपने? अच्छा, शादी नहीं की, बड़ा सवाल पूछा जाता है, वैसे ही बड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन क्योंकि नाजरीन आपके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाहूँगी कि खुश हैं? यही पूछना, खुश सुखी हूँ। मुझे यानी ये वो लड्डू जो खा के भी पछताते हैं ना खा के? मुझे तन्हाई बहुत पसंद है। आपको तन्हाई पसंद है? सिगार पीना, तन्हाई में लेटे हुए सिगार पीना, बैठते सिगार पीना मुझे बहुत पसंद है और मेरा बिल्कुल दुरुस्त फैसला था, इस पर मैं कोई नादम नहीं। अच्छा, तन्हाई जिन लोगों को पसंद होती है वो अपने आप के बारे में खुद को एक्सप्लोर बहुत करते हैं, वो खुद को बहुत जानते हैं, उनको खुद को पढ़ने का बहुत मौका मिलता है। मैंने तो जो कुछ अपने बारे में बचपन से सोचा था, जो मेरा मास्टर प्लान था, मैं उसी पे गया। 10-15 साल पहले मैं वक्त से वज़ीर बन गया। और आपने बचपन से सोचा था सियासतदान बनेंगे? बल्कि मैं अपनी माँ से लड़ता था कि कब मेरी उम्र होगी, मेरी उम्र नहीं हो रही थी, फिर मेरी उम्र हुई, मैं काउंसलर बना। और कितने साल के थे तब? पहले ज़माने में उम्र ज़्यादा थी और मेरी उम्र थोड़ी थी, तो मुझे इंतज़ार कराना पड़ना। और आपने कितनी उम्र में सियासत का आगाज़ किया था? मैंने स्कूल में कैद काट ली थी, हरीपुर जेल में 1 साल, कोर्ट मार्शल हुआ मेरा। यानी तब आप 15-16 साल के थे? हाँ, 15 बच्चों की कैद काटी मैंने। हरीपुर इसीलिए कह रहा हूँ, वो बच्चों की सेंट्रल जेल है, और वहाँ मैंने कालीन बनाने सीखे और फिर बाहर निकल के मैंने कालीन का कारोबार भी किया। वहाँ बामशक्कत कैद थी। कोर्ट मार्शल क्या होता है, जो फ़ौजी अदालत ने दी याह्या खान ने पहले दिन, तो याह्या खान ने जो पहले दिन कैद दी उसका कैदी मैं था, तो फिर मैंने टाइम ज़ाया नहीं किया। वहाँ मैं फंदे शंदे लगा लेता था, तालम शालम जितनी है कालीन का सारा काम समझता था।
फिर मैंने बिज़नेस भी किया कॉर्पोरेट्स का। अच्छा, वैसे एक कैदी का जब लफ्ज़ सुना जाता है कि भी मुझे जेल जाना पड़ा या मैंने कैद काटी, तो ये एक नेगेटिव टर्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान इसको अपने सीवी में बेहतरी के लिए बताते हैं कि मैंने इतनी जेलें काटी, मैंने इतनी कैद काटी। ठीक है, उसका एक और पहलू भी है, लेकिन आप मेरा सवाल शायद समझ गए होंगे कि हम बाकायदा हमारे सियासतदान इस बात पे बड़ा क्रेडिट लेते हैं, तमाम सियासतदान, मैंने जेलें काटी हैं, आपने कौन सा काटी हैं, तो ये आम जेल में सवाल आता है। लोग कोई क्रेडिट नहीं देते, अगर देते तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जेल मैंने काटी है, एट ए टाइम 7-7 साल मैं कैद हुआ। लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिला क्या? कोई ऐसा, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आपसे। मोहब्बत करना एक अलग सवाल है, लेकिन वो जेल जाने की वजह से मोहब्बत नहीं करते, और जो आपने खिदमत की उसकी वजह से, जो आपने वो काम किए हो अच्छे, तो उनकी वजह से करते हैं। और कायदे आज़म तो जेल नहीं गए, पाकिस्तान बना दिया उन्होंने, और भी बहुत अच्छा। तो और भी कई लोग जेल के बड़े बुज़दिल होते हैं, जेल से भागते हैं, फिर तहरीरें लिखते हैं, मुआहदे करते हैं, माफ़ीनामे करते हैं, लेकिन मैं जेल का बुज़दिल नहीं था। अच्छा, जेल का एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें। जब भी कोई सियासतदान जेल काटता है, जेल में जाता है, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? मतलब वहाँ से सीख कर आता है कुछ, या कुछ लोग ज़िद्दी बन कर आते हैं? देखिए, मैंने तो कुछ सीखा सिखाया नहीं है, लेकिन मैंने तो भावलपुर में जेल की बड़ी खिदमत की। अच्छा। उसको लुक आफ्टर किया, दिन उसकी खिदमत करता था, ताकि जब बचपन की कैद थी तो मैं स्कूल मास्टर था। अच्छा। मैं 5वीं जमात को पढ़ाया करता था। ठीक है। तो वो भी हालांकि बड़े अच्छे पख्तून बच्चे थे, और पठानों में करप्शन भी कम है जेलों में। जो पठान जेलें हैं वहाँ करप्शन कम होती है, जो हमारे पंजाब की जेलें हैं वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा होती है। सॉरी मैं आपकी बात काटी, उसमें फ़र्क आपको क्या नज़र आता है कि वहाँ क्यों कम होती है, यहाँ की जो सुपरिटेंडेंट डिप्टी को कावा शावा पिला दो, 7 बिस्कुट दे दो, तो वो खुश हो जाता है। और पंजाब में तो कैश चलता है कैश ग्रुप। कहवे पे बात नहीं बनती। कहवे पे बात। और उसका जिम्मेदार आपको कौन लगता है? जो पंजाब में कैश चलता है, वो ट्रेंड कहाँ से सेट हुआ था? बस बड़े लोग यहाँ गए, शुरू में साहब हैसियत लोग गए, उतना ही वो बोझ डालते हैं जितना बोझ कोई सहता। अच्छा, ये जो ट्रेंड सेट हुआ है, क्या ये नवाज शरीफ साहब के आने के बाद सेट हुआ या उससे पहले? मेरा ख्याल है ज़्यादा ट्रेंड उसी वक्त हुआ जब ये नैप आई। तो ये बाज़ बिजनेसमैन थे, इन जेलों में फ़ोन नहीं जा सकते थे, इन्होंने बाहर टावर नज़दीक लगाए जेलों के। ये ऐसे लोग भी जेलों में गए जिन्होंने टावर लगवाए जेलों के इर्द गिर्द, ताकि आवाज़ साफ़ सुनी जाए, पूरा दफ्तर लगाते थे। और पाकिस्तान में तो जेलों से औलाद भी हुई है बड़े बड़े लोगों की। या वो ज़माने की बात करें, एहतसाब ब्यूरो, सैफुर रहमान साहब वाला ज़माना जो था, या उसके बाद? सारे उसी ज़माने में जेलों में पैसा चलता था। ठीक है। पहले भी चलता होगा मुझसे, लेकिन अच्छा, अब चलता है? ऑफ कोर्स अब भी चलता है। तो ये रुझान कैसे ख़त्म होगा? अच्छा, जब इमरान खान साहब आए थे, जब करप्शन ही ख़त्म होगी, जब करप्शन के किसी लोग आदमी पे फर्द जुर्म ही नहीं लग सकी, ख़त्म क्या होगी? तो वो केस लमके 2-3 साल बाद, कुछ 4 साल बाद इस मुल्क में आइन में तरमीम होनी चाहिए, 5 साल की बजाय 4 साल में इलेक्शन हो, ताकि ये कट्टी कटाई ख़त्म हो। 3-3.5 साल बाद कोई वाक़या हो जाता है और हुकूमत टॉपल हो जाती है, या कर दी जाती है, या साजिश हो जाती है। सो बेहतर होगा कि हम सारे मिल के इलेक्शन की उम्र ही 4 साल कर दें, ताकि लोग भी थक जाते हैं, डिलीवर करने का भी लोगों को पता चल जाता है। सो अगर यही 4 साल हो जाए 5 साल की बजाय, ये मेरी शुरू से सोच है कि 5 साल बड़ी लंबी मुद्दत है, लोग भी उकता जाते हैं और हुकूमत भी उकता जाती है। तो आपको उम्मीद है कि जो 4 साल वाली आप बात कर रहे हैं कभी हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं उम्मीद, क्योंकि हुक्मरान जब हुक्मरानी में होते हैं तो वो हुक्मरान ही होते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती कि हमने उतरना भी है एक दिन। मैं 16 दफ़ा वज़ीर बना हूँ, लेकिन कुदरती तौर पर, इसलिए नहीं कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कि जब हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो मैं तैयारी करना शुरू कर देता हूँ कि भाई जगह देखूँ कहाँ शिफ्ट होना है, कहाँ शिफ्ट नहीं होना, कपड़े शपड़े पैक करता हूँ। अच्छा, आपने बड़ी गहरा एक टॉपिक छेड़ दिया कि जब आप इक़्तिदार में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, तो जब आप इक़्तिदार वाली कुर्सियों पे बैठते हैं, उन बेंचों पे बैठ के क्या आपकी नफ्सियात, आपका अंदाज़
सब कुछ तब्दील हो जाता है, सोचने का अंदाज। फिर आप अपोजिशन बेंचों पे जब सियासतदान जाके बैठते हैं तो फिर बड़ा वावेला मचाया जाता है, वो चीज़ें बुरी नजर आ रही होती हैं। मुझे तो ओवरऑल बात कर रही हूँ, मुझे तो अपोजिशन में मज़ा आता है, मैं तो खुश रहता हूँ अपोजिशन, क्योंकि तनकीद करने का मौका मिल जाता है। मेरा मतलब है अब उस तरह ज़ोरदार तनकीद नहीं करता उम्र के साथ साथ। पहले मैं बहुत ज़ोरदार तनकीद करता था और ज़ोरदार तरीके से वहाँ हज़ब मुखालिफ का किरदार अदा करता था, तो अब मैं एहतियात करता हूँ कि अल्फाजों का सही चुनाव। और अच्छा, ये जो एहतियात है ये कोई मुस्बत साइड की वजह से या फिर आप मायूस हुए? मायूस तो नहीं मैं कभी भी हुआ। हर दफ़ा जब आदमी से उतरता है इक़्तिदार से तो 3-3.5 साल बाद बंदे को सोचना शुरू कर ही देता है कि यार चलाओ है अब। मतलब तो किसी हद तक मायूसी फिर मुझे आपकी बात में नजर आ रही है? नहीं, यानी आपने मुस्बत पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था कि हमारा टाइम अब कुछ ना कुछ होने वाला है। ये जब हुआ ये जिसको आप कभी भी मैं जब आया, जब हम मेरी हुकूमत टूटी तो मुझे ये 8-10 दिन 15 दिन पहले एहसास हो जाना पड़ता था कि हम गए। अच्छा शेख साहब, ये जितने भी सियासतदान हैं, ये जब सब ये नैब कवानीन में तरामीम और ये जब इन पे केसेस बनते हैं, फिर केसेस से छुटकारे के लिए बड़े हाथ पांव मारे जाते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि जो पंजाब पुलिस और आपने KPK का कंपैरिजन किया पंजाब का और KPK का, तो ये जो रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, दोनों आग में। हमारा कॉन्सेप्ट है इस्लाम का, तो जो देने वाला होता है वो ज़्यादा बुरी सिचुएशन में होता है कि या मजबूर होता है क्योंकि कुछ सेटलमेंट हो ही नहीं पा रही होती, सिस्टम इतना नाकारा हो चुका है, या जो लेने वाले होते हैं वो ज़्यादा सज़ा के मुस्तहिक होते हैं। इसकी किसी को क्यों नहीं होता इसको कोई किसी की परवाह नहीं कि ये रिश्वतखोर है, ये मसाले वाले पे इसने पैसे रखे, पापड़ वाले पे रखे, हाँ जी फलाने के नाम रखे। एक्चुअली यहाँ आम आदमी भी कोठी से गाड़ी से दौलत से मुतासर होते हैं। यहाँ इज़्ज़त दौलत को सलाम है। यहाँ गरीब आदमी कितनी अच्छी भी बात कर रहा हो, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले गरीब लोग भी असम्बली में हों, लेकिन मैं कभी ये नहीं देख सका कि जिनके मसले हैं वो भी असम्बली में आए। जिनके मसले नहीं हैं वो असम्बलियों में आते हैं, जिनके मसाइल हैं वो दुल्हन एक रात की बस वोट डालते हैं। और इस दफ़ा तो वो भी उनको पता है कि करप्शन है। इस दफ़ा शायद लोग कश्मीर के इलेक्शन में मैंने देखा है कि वोटरों ने भी पैसे लिए हैं। जिसके 8-10 वोट थे उसने 10 वोटों का 50,000 रुपया मंगवाया या लाख वोट भी बिके इस कश्मीर के इलेक्शन में। पहले वोट नहीं बिकते थे कभी, सिर्फ मेंबर बिकता था। मेंबर बिका करोड़ों में, तो फिर वोटर हज़ारों में बिका है, तो उसका हक है मेरा ख्याल। अच्छा फिर देखिए, जो रिश्वत कल्चर है ये मतलब इसका खात्मा कौन करेगा? इमरान खान साहब जब आए तो लगा था पता नहीं कि खात्मा हो जाएगा इस सिस्टम का, लेकिन यहाँ अब मतलब निचले लेवल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तो क्लर्क्स जो बैठे होते हैं वहाँ पे रिश्वत चल रही होती है। लेकिन वो तो किसी के लिए ही लेता है ना इस मुल्क में। बड़े रिश्वत दे रहा था, बड़े आदमी, आम आदमी तो ऐसे ही, मेरा मतलब है उसकी रिश्वत क्या रिश्वत है। अच्छा बहुत से लोग ऐसी बात करते होंगे। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क के इस निज़ाम और कानून में बड़े आदमी को सजा हो सकती है। मैंने नहीं कभी होते देखे। या छोटे चोरी पकड़े जाएंगे, छोटे चोर या वो वर्कर सजा होंगे जिनका ख़ानदान कोई जो बड़े जद्दे अमजद से ही या पिछली नस्ल से ही सियासत में वज़ीर चले आ रहे हैं, या उनका बाप भी वज़ीर था, उसका बाप भी MNA था। ऐसे पाकिस्तान में सज़ा जो है टेलीफोन चोर वाली की ज़मानत ही नहीं होती। गाड़ी का व्हील कप कम पाना जो है ना जी, वो चोरी हो जाए, टायर निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, उन बेचारों की ज़मानतें नहीं होती, सालों भर ज़मानतें नहीं होती। मैं भावलपुर जेल में एक ऐसे कैदी को जानता था कि जिसका ज़मानत देने वाला कोई नहीं था और उसे 10 साल हो गए थे जेल में। और छोटी कड़ियाँ वाला में भी मैंने ऐसे लोग देखे कि जिनका और इतना गंदा निज़ाम है ज़मानत का भी कि लोग डरते हैं कि रजिस्ट्री पे मोहर लग जाती है, बेकार हो जाती है। अच्छा अपनी ज़मानत के निज़ाम की बात की, पुलिस कल्चर कैसा है हमारे यहाँ कि किसी के साथ कोई मसला हो जाता है तो लोग थाने जाते हुए घबराते, लोग कहते हैं ये मसला यहाँ हल कर ले, थाने नहीं जाना, जलील कर देंगे। देखिए अब डरते तो नहीं, लड़कियों के मामला ऐसे होते हैं तो वो लोग घबराते हैं अपनी बच्चियों को ले जाते हुए। अब लोग नहीं पुलिस से डरते जी, लोग बदल गए हैं। सिर्फ ये है कि जहाँ पैसा से काम चलता है वो आसानी समझते हैं कि पैसे से मसला हल हो जाए। बाकी अब मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ ऐसी चीज़ हो वो वीडियो से मोबाइल अब सोशल मीडिया खासतौर पे बहुत ज़्यादा उसी टाइम पे वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अब घबराते भी हैं।
सही कहा। ठीक है, यानी अल्लाह ताला से भी तो डरना चाहिए ना। एक कैमरा लगा हुआ है तो कोई चोरी करता हुआ देखेगा, ऊपर कैमरा लगे, तो जो अल्लाह ताला में देख रहे हैं उससे क्यों नहीं डरते लोग? बस ये मोबाइल से डरते हैं, अल्लाह से कम ही डरते हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह। किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप। अब इन दी एंड आदमी को जब पता लगता है उस वक्त उम्र हाथ से निकल जाती है कि अभी मैं अपने आप को धोखा दिया। जब मैं लूटी हुई दौलत इकट्ठा करता हूँ, एंड में मुझे जाके पता लगता है कि यार फजूल टाइम ज़ाया किया, मेरे काम नहीं आ रही। जो इसको पता लग जाए एंड में जाके भी, मैं कहती हूँ बड़ा अल्लाह का करम है। क्या करेंगे फिर उसके पास? कई लोग को एंड में भी नहीं ना पता चलता। बस वो फिर अपने दुनिया में आप समझे कि हम किराएदार हैं, चले जाना यहाँ से एक दिन। बच्चों और अपने ख़ानदानों के लिए छोड़ जाते हैं, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी। और साथ क्या लेकर जाते हैं? अमान। साथ तो बस फिर। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। सियासत कहते हैं जी इबादत है, लेकिन इस टाइम पे कौन सा ऐसा सियासतदान है जो सियासत को वाकई इबादत समझ के कर रहा है? फिर आपको जो प्रेडिक्शंस आप करते हैं अक्सर पेश गोइयाँ, तो कि वो रूहानी सिलसिला है, ख्वाब आते हैं, इशारे मिलते हैं, सिक्स सेंस से क्या है, और भी बहुत से सवाल इमरान खान साहब से रिलेटेड, बिलावल का मुस्तकबिल कैसा होगा, मरियम को कहाँ देखते हैं, नून में से शीन मीम निकलने की जो बातें आप करते हैं किस हद तक वो सही साबित हो रही हैं, आगे जाके होंगी, आगे इलेक्शन कब देखते हैं शेख साहब? ब्रेक के बाद मिलते हैं। कुछ ऐसी मेरी सोच बनती है। मेरा कोई रूहानी सिलसिला नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी। इनके पास क्या है, एक भुट्टो के नाम और माँ की लाश। आज मुर्तज़ा भुट्टो को सारे लोग भूल गए हैं। खान ने अपने फैसले खुद किए हैं, मैं किसी मशीर को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवालात छोड़े थे। एक सवाल ये कि सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए। वैसे तो किसी भी काम को अगर आप इबादत समझ के करें, ईमानदारी से करें, तो आप बड़े महजूज होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं। ये कहने की बात है। लेकिन आपने कोई ऐसे सियासतदान देखे अभी करंटली, अगर मैं बात करूँ, या फिर जो दुनिया से कुछ चले गए, जिनके बारे में आप ये यकीन से कह सकें कि हाँ उसने फलां वक्त में सियासत को जो लोग मुझे कर रहा है सियासत में पसंद आए जवानी में? जी जी। मैंने तो वैसे बाचा खान से, चकजई से, बुकटी से, वली खान से, ऐसे दौर में लोगों से तल्लकात रखे। लेकिन जो लोग इलाकों में मुझे जेलों में पसंद आए, कौम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया। शायद कौम को भी करप्ट लोग पसंद हैं। जो लोग बड़े मैंने जेलों में भी असूली देखे, बाहर आके लोगों ने उनको घास नहीं डाला। और ये माशरा भी जो है दौलतमंद का माशरा है, गाड़ी वाले का माशरा, कोठी वाले का माशरा है, और वरासत का माशरा है। जो आदमी अपनी जगह बनाए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैं वाहिद सियासतदान हूँ जिसके वालिद को, मुझे किसी ने वालिद के जानने की वजह से वोट नहीं दिया, क्योंकि उसको जानता ही कोई नहीं था। मैंने बड़ी टफ़ लाइफ जवानी में गुजारी, और मैं उस वक्त खुशहाल हुआ जिस वक्त मेरी ज़िंदगी थोड़ी रह गई है। सो इसलिए इस बात का मुझे बाज़ औक़ात मलाल होता है कि मैंने बड़ी टफ़ जवानी गुजारी। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। अच्छी उम्र भी होनी चाहिए, लंबी का क्या करना। बड़ी प्यारी बात की आपने। लंबी का क्या, अल्लाह आपसे राज़ी हो, बस इतनी उम्र हो। अच्छा शेख साहब, ये जो आप प्रेडिक्शंस देते हैं, पेश गोइयाँ करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई सिलसिला है, कोई इशारा मिलता है? जैसे आपने कहा 15 दिन पहले, 16 दिन पहले आपको पता चल गया, ये आपको कैसे पता चल गया? या आपका दिल कहना शुरू कर देता है, या आपको अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है? कुछ ऐसी मेरी सोच बनती है। मेरा कोई रूहानी सिलसिला नहीं, मैं अपनी माँ के साथ ज़्यादा अटैच था। मेरी माँ बहुत नेक औरत थी, और इतने सारे हम 10-11 बहन भाई थे, उन सब को उसने पाला। सो मैं बाप के साथ इतना अटैच नहीं था, बाप से मेरी नहीं बनी। सो मैं माँ के साथ ही अटैच था, और मेरी माँ बहुत ही नेक औरत थी कि इतने बच्चों को पालना भी। और हमारे उन दिनों में हमारी माएँ तो को मुलाजम नहीं रखती थी, या सफाई के लिए, झाड़ू के लिए, सब बच्चों की रोटी भी माँ बनाती है, कपड़े भी वही धोती है। धोबी भी नहीं था हमारे घरों में। देखो ना, हमारे कपड़े बचपन में कोई धोबी को नहीं जाते थे, माँ ही इतवार वाले दिन धोती थी। और हमारे वक्त में इस्त्री के कपड़े पहनना बचपन में कोई इतना रवाज नहीं था स्कूलों में, और कपड़ा भी इस किस्म का था, धो के सुखाओ तो वो ठीक ही होता था। हमारी माएँ जोड़े कपड़े इस किस्म के लेती थी कि धोने और सुखाने के बाद उनको इस्त्री ना करनी पड़े। आपको लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना ली?
मेरा ख्याल है इस टेलीफोन ने आसानियाँ ढूंढते बड़ी, इस नए मोबाइल ने टेलीफोन की ज़िंदगी बड़ी आराम की। मोबाइल से शेख साहब बहुत तंग है, दूसरी बार बताया उन्होंने मोबाइल नहीं पसंद। अच्छा, मोबाइल ने क्या इतना को दुख दे दिया, मोबाइल सब तंग है। आप मतलब आपको लगता है कि ज़िंदगी जो सिंपल है, सादा है, वो ज़्यादा अच्छी है? जो रिलैक्स पाकिस्तान में, दुनिया में तो उन्होंने अपना इसका तरीका रखा है कि किसी का मोबाइल नंबर लेना कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में राह चलते आपको कोई मोबाइल नहीं नंबर देता। ठीक है। यहाँ तो लूट सेल लगी हुई है मोबाइल नंबरों की, और बिला वजह भी शाम को फ़ोन करते वो ठीक हो ना, बस मैं क्या ज़रा पुश लवा सोन तो पहले जा को। लेकिन अब तो बीपर भी की खबर देनी है, कोई गम की खबर या कोई मसला है, बीपर भी जो है वो फ़ोन पे हो रहा है, इंटरव्यूज़ भी फ़ोन पे हो रहे हैं, कारोबार भी फ़ोन पे हो रहा है, चेक की लेन देन भी फ़ोन इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब इंसान की ज़िंदगी से निकलना मुश्किल हो गया है। मुझे तो नहीं आता, लेकिन स्टाफ कल मुझे कह रहा था बिजली के बिल शिल भी फ़ोनों पे दिए जाते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं कि एक फ़ोन का अच्छा पहलू है कि आप मतलब ऑनलाइन अगर बिल दे दें, आपको वहाँ जाना पड़ता है, वो ज़्यादा आसान लगता है आपको। अब पता नहीं, हर चीज़ की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं ना शेख साहब। लोग तो इसको ज़्यादा पॉजिटिव समझते हैं। अच्छा, कभी आप फजर के टाइम पे यकीनी तौर पे उठते होंगे, तो उस टाइम पे आपको भी शायद ऐसा महसूस होता हो कि सब परिंदों की आवाज़ आप सुनते होंगे, ठंडी हवा सुनते होंगे, तो ऐसा लगता है कायनात कह रही है खुद कि मेरे पास बहुत से राज हैं, कोई है जानने वाला। और ख़ास तौर पे फजर के टाइम पे ऐसा मैं जल्दी सो जाता हूँ बहुत। पाकिस्तानियों में लोग का मजाक उड़ाते हैं, और बहुत जल्दी उठता हूँ, और मैं घर वहाँ रहता हूँ जिसमें परिंदे हों, और मैं शिकार का गोश्त नहीं खाता कभी भी। ठीक है। और सुबह मुझे चहचहाट जो है परिंदों की, वो सुकून देती है। और इस घर का इंतखाब भी मैंने इस दरख्त की वजह से किया कि यहाँ जानवरों ने घोंसले बनाए हुए हैं, और जब वो सुबह सुबह या रात को चहक के जाते हैं या सुबह सुबह उठ के आते हैं, तो मुझे अलग सुबह परिंदे देखने अच्छे लगते हैं। अच्छा शेख साहब, अब आगे आप क्या देखते हैं? जो इलेक्शंस हैं 2022 में आप देखते हैं, या फिर 23 ही आएगा? बहरहाल जाना तो है इलेक्शन में, और जिस तरह ये हुकूमत महंगाई करते चली जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाई चली जा रही है, फिर सारा मलबा बड़ी स्मार्टली PTI पे डालती चली जा रही है कि इन्होंने फलां वक्त में करना था, ये नहीं किया, या ये किया, IMF के साथ इनके जो शराइत, ये सारा मलबा फेंक देती है PTI की हुकूमत पर। तो क्या ये अपने लिए मुश्किलात खड़ी नहीं कर रहे? फिर वही चीज़ कि ये पहले महंगाई करते चले जाएंगे, फिर जब इलेक्शन करीब आएंगे बाकी अपने अपने उल्लू सीधे तो कर लिए इन्होंने। नैब कवानीन देख लें आप, EVM का मामला देख लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देख लें, तो जब ये करीब जाएंगे इलेक्शन के तो फिर रिलीफ पैकेजेस अनाउंस करना शुरू कर देंगे ताकि किसी तरह से जो आवाम के दिल पे बिजलियाँ गिराई हुई हैं उसको बुझाया जा सके। मैंने तो सारी ज़िंदगी में यही देखा जी कि ये हुकूमत जो आती है वो पिछले पे मलबा डाल देती है। ये सबसे आसान काम होता है, फिर खुद क्यों आते, पिछलों को रहने दिया करें। बस आपने दिल की बात करती, फिर इमरान खान को रहने देते, फिर साजिश क्यों की इमरान खान के खिलाफ? इंटरनेशनल ताकतों ने और लोकल साजिशों ने जो मिल के उसको उठाया, उसका नतीजा क्या निकला है कि आज आप देखें गरीब आदमी की अंदर से हालत बड़ी ख़राब है। होगी, जाहिर बात है, क्योंकि आपकी आमदन वही हो, अगर तनख्वाहें भी बढ़ानी कितने % बढ़ जाएंगी, और मतलब आपके खर्चे बढ़ जाएं, आमदन ना बढ़े, तो कैसे करेगा गरीब बंदा? हालात जो हैं जी, वो आदमी को रिलीफ की बजाय तकलीफ मिली है। बिल्कुल। और बैठे बैठाए जिसने भी ये साजिश की, इमरान खान को तो उसने अवाम में मकबूल कर दिया, लेकिन अपने लिए उस अवाम के लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो गए। तो इमरान खान साहब को आपने बड़े करीब से देखा, इमरान खान साहब में कोई ऐसी आदत आपको लगती हो या खामी जो उनको दूर करने की ज़रूरत है? नहीं, अगर मैं सामने बात कर सकता हूँ, मैंने सियासत नंबर 1 के साथ की है, नंबर 2 के साथ नहीं की। ठीक है। मैं तहरीक इंसाफ का नहीं, इमरान खान का साथी हूँ। ठीक है। और मैं जो भी बात होती है इमरान खान तक कर लेता हूँ। ये नहीं जिनके साथ पहले भी था उनके सामने भी कर लेता था, कई दफ़ा नाराज़गियाँ हो गई, और बात मैं हक सच की करता हूँ, और इमरान खान करे ना करे ये उसका काम है, लेकिन मेरी बात सुनता है। हालांकि मैं एक सीट की सियासत करता हूँ, मैं पाकिस्तान में अपनी पार्टी भी रखता हूँ, अवामी मुस्लिम लीग, सीट भी एक रखता हूँ, लेकिन ढंके की चोट से, अल्लाह के फजल करम से सियासत करता हूँ। तो अच्छा, मुशीर जो होते हैं वो कितना मैटर करते हैं? मशवरे देने वाले कहते हैं ना कि जो लीडरशिप होती है उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी होते हैं जो कानों में फूंके मारे होते हैं। में आम तौर पर ये कहते हैं जी उनके इर्द गिर्द लोग ठीक नहीं थे, ये गलत कहते हैं बिल्कुल। ठीक है। खान ने अपने फैसले ज़्यादातर खुद किए हैं।
कोई मशीर उस पर असरअंदाज नहीं था। ठीक है। और कानों के कच्चे भी नहीं है, मतलब अपने फैसले सोच समझ के करते हैं। जी, मैंने जब ये कह देता हूँ कि खान ने अपने फैसले खुद किए हैं, मैं किसी मशीर को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराता, किसी को भी। हालांकि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सिर्फ खान से दोस्ती है और किसी के मेरा आना जाना नहीं है या उठना बैठना नहीं है, लेकिन इस सारे माहौल और हालात में इमरान खान एक बेहतर उम्मीदवार है और अनथक मेहनत करने वाला आदमी है। बाकी इस मुल्क में जो सियासत होती है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, उसके साथ बना के रखी जाए तो बेहतर बात है। जब बिगड़ जाती है तो उसके नताइज बिगड़े हुए हो जाते हैं। सो जब से मैंने सियासत की है, क्योंकि मैं रावलपिंडी में सियासत करता हूँ, सो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में पाकिस्तान की सियासत से ना कभी इस्टेब्लिशमेंट निकली है ना कभी निकलेगी। बेशक जितना मर्ज़ी हम कहते रहें कि अब मुदाखलत नहीं होगी और अब कोई साजिश नहीं होगी। मेरी 50 साल सियासी ज़िंदगी पे अभी मैंने किताब मुकम्मल की है जो कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बिकी है। पहले भी फ़र्जंदे पाकिस्तान बहुत बिकी थी, ये भी लाल हवेली से अक़वाम मुत्तहिदा तक रिकॉर्ड सेल हुई है, हालांकि लोग कंप्यूटर पे चले गए हैं। और दुआ करें ज़िंदगी हो। एक तीसरी किताब मैंने लिखनी शुरू की है सब अच्छा है के नाम से, काफ़ी दिनों से लग रहा हूँ मनहूस है ये नाम ही, पता नहीं कि मुकम्मल नहीं हो रही। तो यानी आपको लगा कि सब अच्छा नहीं होना चाहिए था, ये नाम आपने गलत इंतखाब कर लिया। पता नहीं कुछ ना कुछ वजह है, 2 किताबें आ गई मंडी में। थोड़ा सा बता दे सब अच्छा है में क्या होगा, कुछ थोड़ी सी। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे मरने के बाद छपे। अल्लाह को लंबी जिंदगी दे। आप बार बार मरने की बात क्यों कर रहे हैं शेख? पता नहीं, मुझे एहसास है कि शायद मुझे जल्दी मरना है, पता नहीं क्यों। अल्लाह को लंबी जिंदगी। आमीन। अच्छा, अब आप आगे बिलावल के बारे में मैं बात करूँ, मरियम के बारे में बात करूँ, चले पहले मीम और शीन की जो बात करते हैं कि नून में से मीम और शीन निकलेगा, बड़ी आपकी मैंने बात तो बड़ी कहा था शीन निकलेगी और शीन। क्या देखते हैं आगे नून लीग का मुस्तकबिल? वो दवाई जो लेने गए थे उनको दवाई नहीं मिली अभी तक, इतना कुछ चेंज हो गया मुल्क में। देखें, अब ये इसीलिए मुशर्रफ को लाना चाहते हैं ना, मुशर्रफ आ जाए तो बेस बन जाए कि भाई नवाज शरीफ को लाया जा सके, लेकिन उनके ख़ानदान वालों ने इनकार कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टैंड मुशर्रफ को लाने में नवाज शरीफ का था। और वोट को इज़्ज़त दो का नारा नवाज शरीफ ने गली कूचे लगाया और जितने लोटे थे तहरीक इंसाफ के उनको टिकट दे दिए। जिस वक्त आपके शो के 7 दिन के बाद लोटों का आवाम ने फैसला करना है, वो लोटे जिन्होंने पैसे भी ले लिए, पार्टी को भी धुतकार दिया, जिस बुनियाद पे वो सियासत में आया है उस पे भी उसने धक्का दे दिया और पेमेंट भी डॉलरों में दी और फिर टिकट भी उन्हीं के ले लिए। एक आदमी वर्कर मर गया यहाँ काम कर करके, उसको नून लीग ने टिकट नहीं दिया और एक मुनरफ बेज़मीर जो मेरा मतलब है इमरान खान की पार्टी से उधर गया, पैसे भी दिए और टिकट भी तब्दील कर ली। तो वोट को इज्जत दो तो जलील और रुस्वा हो गया ना। गली कूचे में उसको जूतियाँ पड़ गई हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो उसकी अच्छा, आपको नहीं लगता है जो लोटे की टर्म यूज़ की जाती है, जो लोटे हैं सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं, अपना इमेज खराब करते हैं, क्योंकि जिसके टिकट पर आप गए हैं तो जब आप उसके नहीं बन सके तो फिर आवाम कहेगी आप आवाम के कैसे? ये बात आपने बहुत अच्छी की है। देखें, ये लोगों को सोचना है कि लोग सोचते हैं शेख साहब, पता नहीं मीडिया में कोई मूवी आ जाए, कोई वीडियो वायरल हो जाए कि उनके साथ हो, अगर ना आए तो देखो कोई मलसी है, कोई खिच्ची है, कोई टवाना है, कोई ममडोट है, कोई राणा है, कोई राजपूत है, कोई गुज्जर है, कोई मतलब हमारे यहाँ भी कहना चाह रहे हैं कि आज भी ज़ातों पे वोट दिए जाते हैं कई जगहों पे, लेकिन ये बदल जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। और जब अबू जहल की गर्दन उतारी गई तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश, उसने कहा गर्दन नीचे से काटी जाए ताकि नज़र आए कि ये अबू जहल की गर्दन है। करैक्टर, वफादारी इस्तवारी शर्त असलम ईमान है, मरे बुत खाने में तो कावे में गाड़ी है बरमन को। जो लोग अपनी सोच के साथ ही वफादार नहीं हैं और पैसा भी कमा लेते हैं, उनको लोटा कहने से वो कहेगा चलो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये कौम का फैसला होना चाहिए ना कि उनको मुस्तरद करे जो अपना ज़मीर बेचते हैं, यानी वो अपने साथ ही वफादार नहीं ना, वही बात होगी। यहाँ से मुझे वो बात याद आएगी कि आप देखें कि किसी की तन्हाई अगर पता है कि तन्हाई पाक नहीं है तो लोगों में फेक या एक्टिंग करने का क्या फ़ायदा है कि आप अपने ऐसा चेहरा दिखा रहे हैं जो है ही नहीं। तो आप खुद में जब मुतमईन होंगे, अपने ज़मीर में मुतमईन होंगे तो फिर आप
बड़े पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, लास्ट में मेरे ख्याल से 2-3 मिनट रह गए क्लोजिंग की तरफ जाने में। बिलावल का मुस्तकबिल मैं जानना चाहूँगी कैसा देखते हैं, क्योंकि ये मेरी एक राय है, आप ज़ाहिर बात है सीनियर सियासतदान हैं, आप मज़ीद इसमें अपना रंग भी भर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में तहरीके ये जो अदम एतमाद, फिर पहले PDM इत्तेहाद बना, मौलाना साहब ने लीड किया। अच्छा, मौलाना साहब के बारे में ज़रा कमेंट करिएगा, कहाँ चले गए सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के? देखें MQM भी फ़ायदा वैसे बिलावल ले गए ना। देखें इस टाइम पे ट्रेनिंग सियासी जो है बिलावल की हो रही है। देखें यहाँ ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती सर, इनके पास पैसे होते हैं, ये अपने बिल्डअप के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना किरदार। देखें मेरी गुजारिश सुने, जी जी, इनके पास क्या है, एक भुट्टो के नाम और माँ की लाश। आज मुर्तज़ा भुट्टो को सारे लोग भूल गए हैं, वो भी बड़ा आदमी था मेरे साथ। क्या अर्ज़ करूँ, ईद का ये शो है, 3 घंटे उसकी लाश पड़ी रही। और दूसरा मुर्तज़ा के भाई का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, शाहनवाज के साथ क्या हुआ। फातिमा कहाँ धक्के खा रही है उसी ब्लड में से। लेकिन इक़्तिदार का टीका आसफ़ ज़रदारी का मास्टरमाइंड इनके लिए। लेकिन कौम जो है जब तक वरासत की सियासत से नहीं निकलेगी धक्के खाएगी, और जब तक असम्बलियों में मसाइल ज़दा लोग नहीं पहुँचेंगे। MQM थोड़ी सी मसाइल ज़दा है, लेकिन वो भी गलत फैसले करती है। आज देखें ना, MQM लैंड में लगी हुई है, इवन चौधरी जैसे लोग आपस में फट गए, बाप नजर नहीं आ रही। ANP के हालात देखें क्या है। चौधरी ब्रदर की फूट पे भी जरा कमेंट करें। नहीं, मैं चौधरियों से मेरा उसके वालिद से तल्लुक़ है ढेर सारा, वो अपने मसले। अच्छा, बड़े मंचे में सियासतदान तस्वुर किए जाते हैं चौधरी ब्रदर, लेकिन ये जो फैसला तो क्राइसिस में पता लगता है ना। अच्छा, MQM के हवाले से आपने भी बात की, तो MQM तो मेरे ख्याल से एक ऐसी पार्टी है कि MQM ब्लैकमेल करने में आगे आगे होती है। MQM अपने मुतालिबात मनवाने में आगे आगे होती है। सुबह मान गए, दोपहर में नाराज हो गए, शाम में फिर मान गए, रात में फिर नाराज हो गए, फिर अगले सुबह नाश्ते पे मान गए, फिर दोपहर के खाने पे नाराज हो गए। तो MQM का तो वतीरा रहा है। देखिए, MQM का वोटर और MQM के लोग जो है ना, वो आम लोग हैं, मसाइल ज़्यादा लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास तबके से आए ना, क्लास तबके के लोग हैं। लेकिन उनके साथ इस अदम एतमाद में भी अब ईद का दिन है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं चाहता हूँ कि उनके मसले हल हों। लेकिन आज बाप भी नज़र नहीं आ रही, वोट दे के बस काम जितना लेना हुआ ले लिया। फजलुर रहमान के मदरसों को शेरानी चैलेंज करेगा, उस इलाके में शेरानी बासर है। और फजलुर रहमान की पंजाब में जो एक सियासत होती थी वो भी नहीं है ऐसी, बस अब सारी सियासत इन कैमरों के पास चली गई है या इन मोबाइल फ़ोनों में चली गई है। जिसका इन पे ज़्यादा ज़ोर है वो देखें ना, हर पार्टी ने अपना मीडिया क्या सेल रखा हुआ है जिसका करोड़ों रुपए खर्चा है। हम वो लोग जो मीडिया सेल नहीं रखते, इंटरव्यू दिल किया दे दिया, दिल किया नहीं दिया। सो वो किसी एंकर को नाराज़ इसलिए हो गया कि भाई उसको इंटरव्यू नहीं दिया, उन्हें सुबह किट लगा देता है। इन लोगों की किट नहीं लग सकती क्योंकि ये सीक्रेट फंडिंग करते हैं। इन लोगों के पास सीक्रेट फंड होते हैं, ये सीक्रेट फंडों से फंडिंग करते हैं। और सियासत में मैं नहीं समझता, देखें सियासत जो है वो आसिफ ज़रदारी ने की है। ये सारा पैसा खर्चा है जो गैर मुल्की डॉलर खर्चे हैं और जहाज़ों में पैसे आए हैं, ये सब आसिफ ज़रदारी ने आगे लगाए हैं। और ऐसे लगाए हैं कि देखें MQM लैंड में लग गई, चौधरी फट गए आपस में, बाप नज़र नहीं आ रही, ANP नज़र नहीं आ रही, शेरपाव भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक बार मौलाना साहब को देखें, मैं आलम दीन है इसलिए वो अदब से उनका नाम लेता हूँ। मौलाना की क्या सियासत है, वैसे ही मौलाना साहब ने PDM इत्तेहाद बनाया था, अपने वालिद से इंस्पायर थे, मुफ्ती महमूद साहब ने PNA मैंने इनके वालिद के साथ काम किया है, मैंने इनके वालिद के साथ काम किया है। मौलवी हमेशा समझदार होता ज़िंदगी में, याद रखिए। दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आया करते थे मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब के पास, कई दफ़ा उनके साथ खाना भी खाया। पर फजलुर रहमान की सियासत मुफ्ती महमूद की सियासत का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने भुट्टो को शिकस्त दी, ये गंडापुर से हारा। इतना फ़र्क है फजलुर रहमान और मुफ्ती महमूद की सियासत में। ये गंडापुर से हारा और उसने भुट्टो जैसे आदमी को शबाब में शिकस्त दी। ठीक, चलिए जी क्लोजिंग की तरफ जाना है। लास्ट में मैं चाहूँगी कि बड़ी फरमाइश है टीम की भी कि शेख साहब से कहीं कुछ सुना दें, गुनगुना दें, या फिर आपको शेर सुनाना चाहिए तो। क्योंकि ईद शो पे ना बड़े नाजरीन की फरमाइश होती है कि क्योंकि हम सियासी प्रोग्राम्स ही करते हैं, मैं भी करंट अफेयर का प्रोग्राम करती हूँ, आप सियासतदान है, तो ईद पे ज़रा ये एक मौका मिल जाता है कि सियासतदान से
कुछ आप सुन लें, या अगर आप कोई शेर सुनाना चाहें अपनी पसंद का, कुछ लाइंस जो आप कहना जे चाहें। मैं वेखा ते वेखे नहीं, जे ना वेखा ते वेखे। जे मैं वेखा ते वेखे नहीं, जे ना वेखा ते वेखे। मैं एडी किस्मत कित्थों लियावां जे मेरे वेखण विचों वेखे। सड़ गए भाग तती दे ते ठुकी लेखां दे विच मेखे। गुलाम फरीदा दर सजना दे मरिए, चाहे वेखे या ना वेखे। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इंटरव्यू को बहुत एंजॉय किया होगा। यूट्यूब पे भी आपको लिंक अवेलेबल होगा, मिल जाएगा। और आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।